सो स्टेप्स बहुत सिंपल है। आप यहाँ देखेंगे न्यू फाइल, ओपन, ओपन फोल्डर, रिपोजिटरी वगैरह पे अभी अपने को नहीं जाना है, ये डेवलपर्स का बेसिकली काम होता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्लिक करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे ओपन फोल्डर। फोल्डर में हम कहाँ पर अपना वर्क सेव कर रहे हैं आप अपने हिसाब से देखिएगा। जैसे कि मैं जनरली अपना TTS यानी कि यहाँ पर एक फ़ोल्डर रखते हैं हम स्टूडेंट्स का, और बैच टाइम आपका रहेगा 02 to 3:30। और इस पर हम लोग मार्क कर लेते हैं HTML फिलहाल। एक ऊपर बैच हमारे पास ऑलरेडी है, इसको हम लोग ओवर में मेंशन कर देते हैं, या ओवर बैच के नाम से एक अलग फोल्डर बना देते हैं। तो ये हमारा फोल्डर, ठीक है। इस फोल्डर में हम आपका अगेन एक फोल्डर बनाएंगे मंथ वाइज, अप्रैल 24, और अगेन इसमें हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे आपका डेट, टुडे 09/04/24, और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे अपनी फाइल्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि अब आपकी जैसे इस मंथ से जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है, तो आपका मंथ वाइज, डेट वाइज सारा डेटा जो रहेगा वो इस तरह से स्टोर रहेगा। सो कभी भी आपको जैसे बैकअप लेना हो तो आप ऑनलाइन गूगल ड्राइव से बैकअप ले पाओगे, ठीक है। तो जैसे आज की क्लास में जो भी डिस्कस होगा वो आप क्लास के तुरंत बाद नेट से डाउनलोड कर सकते हो कि क्या पढ़ा हमने आज की क्लास में, ठीक है। नोट्स मेंटेन करोगे बहुत अच्छा रहेगा, वेल एंड गुड। तो कोशिश कीजिएगा क्लास के अंदर नोट्स मेंटेन करें, और स्पीड ज़्यादा ना हो तो फिर आप डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन करिए। चलिए, एक बनाते हैं न्यू फाइल, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML डॉट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर हम लोग कुछ डिफाइन करेंगे, जैसे कि HTML इंट्रोडक्शन। सो बात करते हैं कि HTML होता क्या है, व्हाट इज HTML। HTML is the standard markup language for creating web pages, ठीक है। सो HTML के हम लोग क्या करते हैं, वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, और ये वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। और ऐसा मान के चलिए कि कोई भी लैंग्वेज आप सीखें, HTML का आना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको HTML नहीं आता होगा तो आप किसी भी लैंग्वेज में काम करें उसके बाद आप उसका आउटपुट नहीं ले पाएंगे। आउटपुट आपको इसी के थ्रू दिखाई देगा। इसको और आसान लैंग्वेज समझते हैं, जैसे आपके पास कंप्यूटर में ऑडियो और वीडियोज़ अवेलेबल है, बट अगर आप उनको एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वॉच करना चाहते हो, उसके लिए आपको प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है। सो सम सॉर्ट ऑफ HTML जो है वो एक तरह का लैंग्वेज के लिए प्लेयर का काम करता है, डेटा को प्ले करके यही दिखाने वाला है आपको। और थोड़े से कुछ माइक्रो पॉइंट्स बनाते हैं, जैसे कि व्हाट इज HTML। तो यहाँ लिखेंगे HTML स्टैंड्स फॉर, इसको हम एक काम करते हैं, ऐसे नहीं लिखते, हम यहाँ पर एक HTML फाइल ही बना लेते हैं इसकी, .html, और ये पूरा मैटर हम लोग कोडिंग फॉर्म में लिखेंगे। सो ये हो गया हमारा हेडिंग, और ये हो गया हमारा पैराग्राफ। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, सब समझेंगे, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन पे आप फोकस करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज HTML, एंड इसके बारे में हम कुछ डिफाइन करेंगे, पॉइंटर्स, UL देन LI। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is the standard markup language for creating web pages। इस पॉइंटर को हम लोग एज इट इज रखेंगे यहाँ पर।
li. HTML describes the structure of web pages या page. HTML consists of a series of elements. HTML elements tell the browser how to display the content, and HTML elements label pieces of content such as this is a header or this is a paragraph, etc. So अगर हम लोग इस पेज का आउटपुट देखें तो कुछ इस तरह का भी हमें दिखने वाला है, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि क्या हेडिंग है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है। पहले वाले को अगर हम लोग चलाते तो ऐसा आउटपुट नहीं होता उसका। तो इसको जब हम लोग समझें, देखिए HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, जितना भी आप यहाँ पे कोई लिंक वगैरह डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने देखा, मैंने यहाँ मेंशन किया HTML इंट्रोडक्शन, बट उसको हमने किस में मार्क किया, H1 टैग में। सो ये जो हमारे टैग्स होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप्स जो है पहले से प्री डिफाइंड है कि किस में लिखने से क्या आउटपुट आएगा। जैसे हेडिंग्स की अगर बात की जाती है तो हेडिंग्स के लिए हम लोग H का यूज़ करते हैं। जो 1 हमने लिखा है 1 सबसे लार्जर साइज के लिए यूज़ किया जाता है। तो H के 1 से लेके 6 तक के स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आप ये देखिए कि आपने किस साइज़ में लिखना है, ठीक है। तो 6 सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ होता है और 1 सबसे लार्जर साइज़ होता है। तो इस तरह से बेसिकली आपका ये काम करेगा। इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ डिस्क्राइब किया तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पैराग्राफ। जब भी आपने कुछ सिंगल लाइन या मल्टी लाइन लिखना है, ULLI इनका हम लोग यूज़ करते हैं और ऑर्डर लिस्ट का पॉइंटर्स बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स हमने बनाए। अब जैसे इस पूरे कंटेंट को हम लोग एक पैराग्राफ बना के लिखे और अगर हम लोग पॉइंटर बना के लिखे तो पॉइंटर बनाने से क्या होता है, आप बहुत इजीली याद कर पाते हो चीज़ों को। और एक मल्टी लाइन टेक्स्ट को अगर हम लोग याद करने की कोशिश करते हो तो ईजिली हम लोग मेमोराइज को नहीं कर सकते। तो अगर आप इंटरव्यू जाते हैं, आपसे पूछे व्हाट इज HTML प्लीज एक्सप्लेन इन 2 लाइन्स 3 लाइन्स, तो आप बहुत इजीली फटाफट से बता सकते हो क्या काम करता है। तो पहला तो पार्ट ये पता चला कि स्टैंड्स करता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकंड इज की स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो जितने भी वेब पेजेस बनते हैं चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो वो बनते हैं HTML के थ्रू, ठीक है। अब HTML क्या करते हैं, ब्राउजर को डिस्क्राइब करता है आपका वेब पेज का स्ट्रक्चर। लाइक अगर हम लोग यहाँ पर Gmail चला रहे हैं तो Gmail का लुक एंड फील अगर ऐसा आ रहा है तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये HTML कोडिंग के अंदर मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एलिमेंट्स की एक बात हुई है, कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। तो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ टैग्स की हम लोग बात करें, जैसे H1 पैराग्राफ, UL, LI, OL, DL, सो मैनी, इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। तो इन टैग्स को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। लाइक हमने H1 यूज़ किया तो ब्राउजर ने उसको क्या करा, हेडिंग में रेंडर किया। हमने पैराग्राफ यूज़ किया तो ब्राउजर ने उसका पैराग्राफ बना दिया ऑटोमेटिकली। तो इन टैग्स की हेल्प से ब्राउजर आपके कोड को अंडरस्टैंड करता है कि आपने यहाँ पर हेडिंग का कमांड दिया, यहाँ पर आपने पैराग्राफ का कमांड दिया। नेक्स्ट HTML elements label pieces of content such as this is a header and this is a paragraph etc. तो यानी कि जब हम लोग कोई टैग बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, HTML इंट्रोडक्शन, या फिर आप अगर जैसे कोई नेक्स्ट हेडिंग बना रहे हैं, हमने क्या लिखा, व्हाट इज HTML। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग हेडिंग्स के साथ काम करते हैं तो मेक श्योर करें कि एक पेज में एक ही हेडिंग हो। लाइक H1 एक ही बार यूज़ होगा, हम लोग H1 टैग का 2 बार यूज़ नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे अगर कर लेते हैं तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा अभी के लिए, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट आपका SEO में जाएगा तब आपके प्रोजेक्ट का SEO नहीं हो पाएगा, यानी कि उसमें एरर्स होंगे। तो गूगल ये कहता है कि
टैग्स का यूज़ जो है वो आपने सही वे में करना है। ये नहीं कि आपको एक ऑप्शन मिल गया आप उसको हर जगह यूज़ करते जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वेबसाइट्स जो होती हैं वो एसईओ के थ्रू रैंक होती हैं, और जब एसईओ में हमारे एरर्स होंगे तो हमारा प्रोजेक्ट लोगों की सर्च में नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग वेबसाइट्स बनाना सीखें, लेकिन होता क्या है कि वो एसईओ स्ट्रेटेजिक नहीं बनाते, तो प्रॉब्लम ये आता है कि उनका प्रोजेक्ट कभी सर्च में आता ही नहीं है। क्यों नहीं आ रहा है उस चीज़ का हमें पता नहीं होता। तो आपकी जो ट्रेनिंग है यूआई यूएक्स की वो एसईओ फ्रेंडली रहेगी, और जैसे एसईओ फ्रेंडली की ज़रूरत इनको है, आप सब हैं यूआई यूएक्स के कैंडिडेट, आपको एसईओ पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर आपको ये पता होगा तो आप जब अपना कोई डिज़ाइन बिल्ड करेंगे तो आप अपने डिज़ाइन के अंदर हेडिंग जो बनाएंगे तो आप वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में लिखेंगे इस चीज़ को कि ये जो हेडिंग है वन टाइम ही यूज़ होगा H1, बाकी के जो है आप डिफरेंट तरीके से अचीव करेंगे। अगर आपने ये मेंशन नहीं किया तो वेब डिज़ाइनर जो होगा जिसको एसईओ के बारे में नहीं पता होगा वो क्या करेगा, सेम टॉपिक बनाने के लिए हर जगह पर H1 का यूज़ कराऊंगा। तो इसलिए कहते हैं कि यूआई यूएक्स के लिए कोडिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं होगी तो आप एक अच्छा यूआई बिल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो डायरेक्ट डिज़ाइनिंग के ये थोड़े से डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या अचीव करना है, एंड गोल जिसको हम लोग हमेशा कहते हैं। अब यहाँ पर एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। सिंपल HTML document. So example, ठीक है, तो अगर हम लोग ब्राउजर में आए तो हमारा देख रहे हैं आप इस तरह से साइज चेंज होता जा रहा है। तो देख रहे हैं 1 सबसे लार्जर, तो ये 2 है और ये 3। तो जितना आप स्मॉलर नंबर पर जाएंगे उतना हेडिंग का साइज छोटा होता जाएगा हमारा। सो एक HTML पेज बनाने के लिए आप यहाँ से लिखेंगे लाइक फर्स्ट क्लास .html। हमने अपना एक फाइल यहाँ डिफाइन किया है और ये फाइल आज की डेट के फोल्डर में रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले डॉक टाइप HTML। ये फर्स्ट लाइन ब्राउज़र को ये बताता है कि हमारा जो पेज है उसका वर्जन क्या है। जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर सीखा है तो उसका कोई वर्जन होगा, है ना, 2023 या 2022 मे बी, है ना। सो ऐसे हमारी कोडिंग के वर्जन होते हैं। तो हमारी जो कोडिंग चल रही है HTML, इसका वर्जन हम लोग सीख रहे हैं 5.2, ठीक है। बट ये बीटा फेज में 2 जो है तो हम लोग इसको 5 ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो फोटोशॉप 2023 सीख कर आए हो एग्जाम्पल के लिए, बट एग्जैक्ट 2023 नहीं सीखा आपने, उसके अंदर आप देखो माइक्रो अपडेट्स होंगे। और जैसे अगर लोग यहाँ पर फोटोशॉप ओपन करते हैं, ये 2019 ओपन हो गया, कोई नहीं, चलो फिर इसी में समझा देते हैं। यहाँ से हम लोग आते हैं और यहाँ से हम लोग चेक करेंगे इसका एक न्यू डॉक्यूमेंट, अबाउट फोटोशॉप। तो आप देख रहे हैं 20.0.7, तो यानी कि माइक्रो अपडेट्स आते रहते हैं आपके। ये क्या होते हैं, बग फिक्सेस होते हैं, ठीक है। तो हर एक वर्जन के अंदर आप देखोगे जैसे 2023 अगर आप चलाएंगे तो उसके अंदर भी आपको माइक्रो अपडेट्स दिखाई देंगे। तो ऐसे हमारा जो HTML है वैसे फेमस है 5 के नाम से, बट एग्जैक्ट जो हम लोग काम करें वो है 5.2। सो फर्स्ट लाइन जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया डॉक टाइप HTML, ये एक मैंडेटरी स्टेप है। जब भी आप कोई पेज बनाएंगे आपने इसको मेंशन करना है। तो डॉक टाइप HTML ब्राउजर को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि ये जो कोड इसमें लिखा गया है उसको हमने HTML5 में रेंडर करना है। दूसरा हम लोग फिर यहाँ डिफाइन करते हैं HTML लैंग्वेज, ठीक है। अब ये लैंग्वेज वाला पार्ट क्या काम करता है, अगर अभी के लिए हम लोग इसका यूज़ ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट इसका यूज़ क्या होता है कि जैसे आप देखते हो बहुत सारे पेज ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाते हैं अगर आपने गूगल ट्रांसलेटर इंस्टॉल किया होता है, ठीक है। एड-ऑन्स जो होते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका पेज ब्राउज़र में जब जाए तो वो इंग्लिश में ही रहे, किसी डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट ना हो जाए ऑटोमेटिकली, तो हमें लैंग्वेज इंग्लिश का यूज़ करना है। अगर आप यूके बेस्ड कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो यूके लिखिए। अगर आप हिंदी में कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी लिखिए। अगर आप चाइना में के लिए बनाए तो यहाँ से आपका जो लैंग्वेज का टाइप होगा वो चेंज होगा, ठीक है। बट मेजॉरिटी में जो वेबसाइट्स बनती है वो इंग्लिश में बनती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके अंदर बनाते हैं हेड, ठीक है। हेड का काम क्या होता है, देखो इसको ऐसा समझो अपने खुद के ऊपर एग्जांपल लेके। हमारे बॉडी 2 मेन मेजर पार्ट में डिवाइडेड है, अपर बॉडी लोअर बॉडी।
हेड वो पार्ट होता है जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी है। अगर आपके बॉडी से नेक का पार्ट निकाल दिया जाए तो आप अनआइडेंटिफाइड हो जाओगे, समझ गए। सिमिलरली कोडिंग के अंदर भी हेड का वही काम है, क्योंकि हेड जो होता है वो आपके पेज का नेम क्या है उसको स्टोर करता है, ठीक है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो एसईओ में हेल्पफुल होती है। सो जैसे कि इसमें क्या आता है, टाइटल। तो टाइटल हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं इस तरह से, और टाइटल हम लोग लिख देंगे यहाँ पर लाइक जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें ये हो गया हमारा टाइटल। इसके बाद हमारा एक पार्ट आता है बॉडी। बॉडी वो पार्ट है जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, लाइक हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा, पेज कंटेंट गोज हेयर, इस तरह से ये हमने डिफाइन किया। तो हेड में हमने मेंशन किया टाइटल, बॉडी में हमने मेंशन किया अपना कंटेंट। तो देखो बॉडी वो पार्ट होता है जो हमें यहाँ पर ब्राउजर में डिस्प्ले, जैसे आप जितना भी ये देख रहे हैं मैसेज, ये कहाँ लिखा गया, बॉडी के अंदर। हेड में हमने क्या लिखा था, फाइल का नेम, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। जब आप इस फाइल को ब्राउजर में देखना चाहेंगे तो आपने क्या करना है, वो फोल्डर अपना ओपन करके रखना है जहाँ पर हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमारा काम चल रहा है डेस्कटॉप, यहाँ से TTS, अपनी इस फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ से लिखा गया पेज कंटेंट गोज हियर, पेज का टाइटल क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। तो VS कोड में अगर आप काम करें तो आपने एक छोटा सा स्टेप लेना है। यहाँ से सेटिंग्स में आएंगे, क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस, और एक्सटेंशंस में आपने जाके एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करके आना है, वो रहेगा आपका लाइव सर्वर, ठीक है। ये एक्सटेंशन आपने डाल लेना है, लाइव सर्वर। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप अपनी पेज को यहाँ से इतना लेंदी प्रोसेस फॉलो करके ओपन नहीं करेंगे, आप सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, आपका पेज जो होगा वो ब्राउजर में ओपन हो जाएगा इस तरह, ठीक है। अब मान लो कि आपने ई कॉमर्स वेबसाइट लिखा हुआ है टाइटल, आपको उसको चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं हम लोग, एक्सटेंशन को हमने ओपन किया, इसको देखिए फाइल ओपन है। हम यहाँ जाके लिख देते हैं जैसे कि फर्स्ट क्लास फॉर एग्जांपल। जैसे आप यहाँ से कंट्रोल-S कमिट करेंगे, चेंज हो गया हमारा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये हमारा टाइटल। सो इसी तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ HTML में हम यहाँ पर जाके जो डॉक्यूमेंट लिखा है इसको क्या लिखेंगे, टाइटल लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। अब जब आप अपनी फाइल यहाँ देखेंगे तो देखिए डिफरेंट आ रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। अब जब आप टाइटल किसी पेज का लिखते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये 60 कैरेक्टर्स अबव नहीं होना चाहिए। इसको नोट डाउन कर लो अपने पास, 60 कैरेक्टर इंक्लूडिंग वाइट स्पेस, यानी कि स्पेस वर्ड जो मर्जी आप यूज़ कर रहे हो, 60 लेटर से ऊपर ये एक्सेप्ट नहीं करता टाइटल। अगर आपने 60 से ऊपर डाल दिया तो एसईओ का आप रूल ब्रेक कर दोगे, गलत हो जाएगा आपका पेज। क्लियर है। सो जब हम लोगों ने ये वाला अपना एक इंट्रोडक्शन लिखा था तो यहाँ पर आपने देखा 2 एडिशनल लाइन्स हमें यहाँ पर और दिखाई दी थी इसमें, ठीक है। वन इज कैरेक्टर सेट विच इज UTF-8 एंड सेकंड इज मेटा व्यू पोर्ट। सो देखो इनका अभी आपके लिए कोई काम नहीं है जब तक आप CSS पर नहीं आ जाते हो। अगर आपका CSS ट्रांजिशन हो जाए तब आपको इसकी रिक्वायरमेंट आएगी, बट हमें डे 1 से इसके बारे में पता होना चाहिए। UTF-8 हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल टाइप फॉन्ट। अब आप किसी भी उसमें काम करो, चाहे नोटपैड में आप काम करें, जब आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो आपको एनकोडिंग क्या दिखता है, UTF-8। अब ऐसे ना डिफरेंट डिफरेंट होते हैं आपके, तो अगर आप किसी डिफरेंट लैंग्वेज में काम करो तो आपका डिफरेंट यूज़ होगा उसके अंदर, ठीक है। सो ये UTF हर कंट्री के पास अपना डिफरेंट होता है। जैसे चाइना का अगर आप देखो तो चाइना का डिफरेंट होगा आपका, ग्रीक का देखोगे उसका अलग मिलेगा, पाकिस्तान का देखो उसका अलग होगा। तो हर कंट्री ने अपना अपना डिफरेंट यूनिकोड रखा हुआ है। जैसे हिंदी में हम लोग जो काम करते हैं, हम चाहे कोई भी फॉन्ट यूज़ करें, लेकिन उसको कौन सी लिपि बोलते हैं, देवनागरी लिपि, है ना। अब सेकंड लाइन का क्या मतलब है, इसका यूज़ ये होता है कि आपका ये जो पेज होगा ये मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट तीनों में हम लोग रेस्पॉन्सिव कराएंगे इसको, ठीक है।
तो आज की डेट में ये वेबसाइट के अंदर लगाना ज़रूरी है, मेटा नेम व्यू पोर्ट। ठीक है, डिवाइस की विड्थ क्या रहेगी, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, यानी कि अगर आपने कोई डिज़ाइन टैबलेट में खोला तो उसके अकॉर्डिंग हो जाए, मोबाइल में खोला तो उसके अकॉर्डिंग हो जाए, डेस्कटॉप में तो डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग, टीवी है तो टीवी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके थ्रू। और इनिशियल स्केल क्या है 1.0, यानी कि बाई डिफॉल्ट हर एक पर ये 100% ही रहे, ऐसा ना हो कि जूम आउट हो जाए, कहीं पर जूम ही हो जाए जाके। 1.0 का मतलब क्या होगा, 100%। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने और रखना है। अब मैंने यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मैनुअली लिख के दिखाया है, बट ये सारा काम हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर VS कोड में आप काम करें, आप लिखेंगे HTML5 और ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा लिख के, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट हर एक का मतलब पता होना ज़रूरी है कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे डॉक टाइप जो हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, इसका काम होता है, अगर मैं इसको यहाँ मेंशन करूँ, ये अलग फाइल में बनाएंगे, टाइटल यहाँ डाल देते हैं, लाइक जैसे कि इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, और यहाँ आएंगे, यहाँ पर जाकर हम लोग H1 में लिख देते हैं इस तरह से कुछ, माई फर्स्ट हेडिंग, एंड यहाँ हम लोग लिख देते हैं माई फर्स्ट पैराग्राफ, इस तरह से। राइट क्लिक और इसको आप यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, इसका आपको रिजल्ट इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी। तो यूज़र बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है, टाइटल भले से ऊपर अवेलेबल रहता है, लेकिन ये SEO के पॉइंट से रहता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इतना करने के बाद अपना जो फाइल का नेम है, जैसे अभी हमारा फाइल का नेम क्या है, फर्स्ट स्पेस क्लास। तो जब भी हम लोग इस तरह से कोई फाइल का नेम करते हैं, तो आप यहाँ नोटिस कीजिएगा URL में आपको एक एरर दिख रहा होगा %20 के नाम से, दिखाई दे रहा है। सो आपने आज तक कभी भी किसी की ईमेल आईडी या किसी वेबसाइट के नेम में स्पेस नहीं नोटिस किया होगा। ठीक है, अगर होगा भी तो उसको गैप को कवर किया जाता है, जैसे arena-multimedia.com, arena-animation-india.com, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ, डैश, जिसको क्या बोलते हैं, हाइफन। इसी तरह से आप अपनी कभी जब ईमेल बनाते हो तो उसमें भी कभी स्पेस नहीं होता। ठीक है, सो इसी तरह से जब वेब के लिए कोई फाइल बनाई जाए तो ध्यान रखें कि जैसे हमने लिखा फर्स्ट क्लास, तो ये गलत अप्रोच है, इसको हमने इस तरह से डिफाइन करना है, यानी कि हम लिखेंगे फर्स्ट डैश क्लास। और अब अगर हम लोग इस फाइल को प्रीव्यू करें वेब ब्राउज़र में, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, सॉल्व हो गया ना। तो आपके URL में %20 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने नोटिस किया, मैंने जो अपना मंथ वाला फोल्डर बनाया तो मैंने April-24 लिखा, ये तो %20 आता है उसके अंदर। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ का जो आपने ध्यान रखना है, आप किसी भी बड़े से बड़े वेबसाइट को विजिट करो, ठीक है, आपको उसके अंदर कभी भी URL में जो है ना सेंटेंस केस में देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे अभी हमारे यहाँ लिखा है ना, टाइटल केस चल रहा है, फर्स्ट का F बड़ा, क्लास का C बड़ा। सो जब भी आप कोई फाइल बनाए, ठीक है, या आपने कभी किसी का ईमेल आईडी कैप्स में देखा आज तक, आप कैप्स में लिख लो, जैसे सेंड करोगे स्मॉल हो जाएगा, या किसी वेबसाइट को आप कैप्स में लिख के सर्च करो, लेकिन बाद में ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। सो वेब में स्पेस और अपर केस का कोई स्कोप नहीं होता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, खासकर नेमिंग के केस में। सो क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो नाम जाएगा कैसा जाएगा, फर्स्ट क्लास, इस तरह से। अब ये बिल्कुल 100% सही फाइल आपकी बनके तैयार हो गई है। ठीक है, सो ऐसे ही अगर ये हमारी फाइल है, ठीक है, HTML, मैं इसको नेम दे देता हूँ क्या, इंट्रोडक्शन, और ये हमारी फाइल है नंबर 1। ठीक है, ये मैं आपको आपकी थ्योरी के लिए लिख के दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें बीच में स्पेस है, तो अगर आप इसको वेबसाइट के लिए बना रहे हैं एक्चुअल में, तो यहाँ पर ये स्पेस गलत है। बट अभी हम लोग जैसे लर्निंग के पर्पज से बना रहे हैं, अपने नोट्स मेंटेन करने के लिए, तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी फाइल कभी लाइव नहीं देते हम लोग, लाइव में हमेशा स्मॉल, और अगर एक से ज़्यादा वर्ड आप यूज़ करें तो उनके बीच में हाइफन, अंडरस्कोर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अंडरस्कोर लगा देते हैं, वो गलत प्रैक्टिस है। जैसे क्या लिख देते हैं वो, कि भाई कुछ भी लिख दो या तो बीच में, ऐसा नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे जाके लिख दिया फर्स्ट अंडरस्कोर क्लास। अब जरा यहाँ पे एग्जांपल समझो, आप गूगल में आते हो, आपने कोई क्वेरी लिखा लाइक अरीना एनिमेशन, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने जो क्वेरी यहाँ दिया, तो आप देखेंगे Q = अरीना प्लस एनिमेशन हो गया, है ना, यहाँ पर बनाना अपना। अब इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसे
आप गलत फॉर्मेशन का यूज़ नहीं करेंगे, आपने इसको डैश के साथ ही यूज़ में लेके आना है इस तरह से। ईमेल भी अगर आप बना रहे हैं तो अंडरस्कोर का यूज़ नहीं करना है, इसको हम लोग डैश टेक्निकली हाइफन बोलते हैं, ठीक है। तो हाइफन अप्रोच का आप यूज़ करेंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका है काम करने का। तो ये हमने एक फ़ाइल बनाया अपना, तो हर एक लाइन का मतलब समझ में आएगा। इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देते हैं किसका क्या काम होता है। सो एग्जांपल यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए टैग, और इसमें जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे लाइक फर्स्ट क्लास एक्सटेंशन डॉट HTML, और इसको नेम देते हैं सिंपल HTML डॉक्यूमेंट। सो जब लोग अपनी वाली फाइल ओपन करेंगे तो आप यहाँ से HTML डॉक्यूमेंट को ओपन करके देख पाओगे, इधर से लिंकिंग होगी हमारी इसकी। और इस फाइल को भी हम लोग यहाँ से जाके डिफाइन करेंगे सेम उसी तरह से। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो मैं इसका फर्स्ट क्लास से ऊपर नेम क्या कर देता हूँ, सिंपल डैश HTML डैश डॉक्यूमेंट। सो ये फर्स्ट टॉपिक का मेरा सब टॉपिक है इस तरह से। ये हमने इसको प्रॉपर नेमिंग किया है यहाँ पर। इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और फिलहाल के लिए आप इसको यहाँ पर कॉल कर देंगे। फैच करके देखिए फाइल आपका एक्सेस हो रहा है कि नहीं, बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई परसेंट वगैरह आ रहा है, नो, क्लियर। तो चलिए इसको ज़रा समझेंगे किससे क्या काम होता है। तो यहाँ पर बनाएंगे H3 एग्जाम्पल एक्सप्लेन, UL एंड LI। तो जो हमारा डॉक टाइप HTML होता है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा तो इसका आउटपुट आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं। डॉक टाइप HTML नहीं आया ना, क्योंकि जो हमारे टैग लिखे जाते हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन के साथ लिखे जाते हैं। तो इसके लिए भी हमें कैरेक्टर कोड लगाना होता है %LT एंड %GT ग्रेटर देन। अब आपको अपना डॉक टाइप टाइटल दिखाई देगा, ठीक है। नहीं तो वो तो ब्राउज़र अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज थी ना पहले, तो ब्राउज़र ने उसको अंडरस्टैंड किया, रेंडर कर दिया, बट मुझे तो आपको नोट्स बना के देना ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी डॉक टाइप HTML, इस तरह से डिफाइन करेंगे, डिक्लेरेशन defines that this document is an HTML5 document. क्लियर। तो डॉक टाइप का मतलब समझ आया। ये क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है, HTML5 डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट, the HTML element is the root element of an HTML पेज। मेक श्योर करें कि आपका जितना भी कोड हो वो इस लैंग्वेज के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या हमारा रूट। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेड सेक्शन की। दी हेड सेक्शन लिखेंगे एलिमेंट कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट दी HTML पेज। मेटा इन्फॉर्मेशन यानी कि हमारे पेज की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसका टाइटल क्या है, उसका यूनिक कोड क्या है जो हम लोग लैंग्वेज उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। आगे चल के SEO से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो भी सब हमारा इसी सेक्शन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइटल टैग। The title element
specifies a title for the HTML page which is shown in the browser में भी कहाँ आता है, टाइटल में, ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेज टैब। तो टैब कब आते हैं अपने, जब हमारे पास मल्टीपल ओपन होती हैं चीज़ें। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम लोग इसको अलग निकाल दें तो ये इंडिविजुअल टाइटल हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमारे पास आएगा इंपॉर्टेंट पार्ट, बॉडी एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट define the document body and is a container for all the visible content such as headings, paragraphs, images, hyperlinks, tables, lists, etc. Next, the H1 element defines a large heading and the P element defines a paragraph. So उस डॉक्यूमेंट में हमने जितने भी चीज़ें यूज़ की वो सारे यहाँ पर अवेलेबल है कि किसका क्या काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये सारे टैग्स हमने यहाँ पर यूज़ किए थे। सॉरी, आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, यहाँ से आपको दिखाई देगा। इन सभी का किसका क्या क्या काम होता है अपने को क्लियर। अब हम बात करते हैं कि HTML एलिमेंट होता क्या है, क्योंकि हमने हर जगह पर एलिमेंट की बात की ना। वैसे तो हमें पता चल गया कि ये सब हमारे जितने टैग्स होते हैं इनका एलिमेंट बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। यहाँ जाएंगे, लिखेंगे HR, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हम यहाँ जाके लिखेंगे व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। एन HTML एलिमेंट is defined by a start tag, some content in between and an end tag, ठीक है। So for example हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इसके लिए अगेन P tag, heading tag. This is a heading and heading tag को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लोज। इसका आउटकम क्या होगा, कुछ हमें इस तरह का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि H1 ही टैग हो सकता है, कोई भी टैग। देखो अगर हम लोग इसको बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया टैग। अगर हम लोग पूरे की बात कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, एलिमेंट, ठीक है। और जो हम लोग रैप करके लिखते हैं इस तरह, जैसे LI यहाँ स्टार्ट हो यहाँ क्लोज, दिस इज अ मार्कअप, क्योंकि हम लोगों ने एक मैसेज अपना मार्क कर रखा है इसके अंदर। अब इसके आगे एक्सप्लेन करेंगे।
the HTML element is everything from the start tag to the end tag. जैसे हमने ये डिफाइन किया, या जैसे हम लोगों ने पैराग्राफ डिफाइन किया, दिस इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या यूज करते हैं, पी। तो आप देख रहे ब्राउजर पी को प्रिंट नहीं करता, हम लोग अगर इस तरह से तो हमें पैराग्राफ टैग दिखाई देगा, क्योंकि उसको ये पता है कि ये पैराग्राफ का हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यहाँ से हमने हेडिंग डिफाइन किया है, और इसको मैं फिर यहाँ पर ऐसे लिख के यहाँ लिखूँगा लाइक टैग नेम एंड टैग नेम क्लोज, और उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कंटेंट गोज हेयर। अब ये ज़्यादा मीनिंगफुल है इस तरह से। अब टैग नेम कुछ भी हो सकता है, उसके बिटवीन क्या होगा, कंटेंट। So the HTML element is everything from the start tag to end tag like h1 tag and paragraph tag। तो ये क्या है, इस तरह से आपका डिक्लेरेशन इसके अंदर। तो स्टार्ट टैग और जो आपका एंड टैग होता है, ध्यान रखना है कि दोनों सेम ही होते हैं, बस एंडिंग में क्लोजिंग जो होती है वो फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होती है आपकी, जो भी टैग करने होगा। जैसे हमने लिखा एच स्टार्टिंग में, तो क्लोजिंग होगा फॉरवर्ड स्लैश एच, इस तरह से। सो जैसे इसको हम लोग यहाँ पर, मैं इस कोडिंग को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ कर सकता हूँ, ये जस्ट थ्योरी को हाईलाइट करने के लिए अच्छा सा, और कुछ नहीं है। इस पूरे कोड को मैं यहाँ से करूँगा कट, इसको और क्लियर बनाते हैं। यहाँ लोग यूज़ करते हैं VS5, और यहाँ लोग लिखते हैं डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, और यहाँ पर हमारा ये एंटायर मैटर। थोड़ा सा और बेटर होकर दिखाई दे रहा होगा कंटेंट। अब यहाँ पर इन चीज़ों को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जैसे ये वाला जो पार्ट है, आपने सिर्फ यहाँ वाले पार्ट पर फोकस करना है, अभी इन पार्ट्स पर फोकस नहीं करना। हम लोग कौन सा टैग किसके लिए क्या लगा रहे हैं, क्योंकि हम बात करें आपकी थ्योरी की, तो आपने थ्योरी पर ध्यान देना है। वो एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी डिटेल में, बिल्कुल, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो डे 1 पे ही आपको भरोसा उड़ जाएगा इससे। वो सब डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, अभी नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ देखो सब तरीके से आ रहा है, कलरफुल हो गया। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो जब आप आगे बढ़ेंगे समझ में आएंगी चीज़ें आपको। तो ये आपको एकदम स्टैंड आउट हो गया सारा टॉपिक अलग से। धन्यवाद। चलिए, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा नीचे टेबल बनाएंगे, और उसके अंदर आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे VS5 टेबल डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर हम लोग कुछ रो कॉलम्स क्रिएट करेंगे आपके लिए, जैसे कि स्टार्ट टैग, और इसमें स्कोप का कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं। फिर हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे एलिमेंट कंटेंट, एंड ये हो जाएगा अपना एंड टैग। अब इनका एक्सप्लेनेशन यहाँ डालते हैं। सो जैसे कि हमारे पास एक टैग अवेलेबल है, वो क्या है, H1। H1 की क्लोजिंग किस तरह से होती है, इस तरह से, और इन बिटवीन हम लोग कंटेंट डालते हैं अपना, जैसे कि हमने लिखा माय फर्स्ट हेडिंग। इसी तरह से हम लोग एक दूसरा एग्जांपल बनाते हैं, जो कि है एक पैराग्राफ। पैराग्राफ को हमने यहाँ पर क्लोज किया, और यहाँ पर हम लोग मेंशन कर रहे हैं इसके ऊपर माय फर्स्ट पैराग्राफ, और
थर्ड हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, इसको हमने बोला यहाँ पर बी आर। बी आर अपने अंदर कुछ भी कंटेन नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, नन। और बी आर क्लोज भी नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नन। अब बी आर क्या होता है, ब्रेक, ठीक है, लाइन, ठीक है। क्या मतलब एक पैराग्राफ अगर आपका है, तो अगर आप चाहते हो कि उसी के अंदर से दूसरे लाइन से स्टार्ट हो जाए मैटर, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। करेक्ट। थोड़ा सा टेबल को आपके लिए बढ़िया सा हाईलाइट करते हैं। टेबल ये जो मैं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ आप सीखेंगे आगे जाके, कम से कम 4 महीने बाद, अभी नहीं, बहुत आगे की बात है। इससे मैंने ये बनाया, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो कोड से क्या क्या बन जाता है, सब चलता है इसके अंदर। तो ये मैंने होवर लिखा, तो इससे मेरी होवर वाली बन गई। यहाँ से हमने ये सब चीज़ इस तरह से डिफाइन की ताकि आपका एक डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा सा बन जाए। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से पीडीएफ बना के यहाँ से आपको दे देंगे इसकी, आपके पास पढ़ने के लिए सदा सदा के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो समझे ज़रा टेबल को। हमारा स्टार्ट टैग है H1, उसके अंदर हमारा कुछ मैसेज स्टोर होता है, और हमारा इस तरह से क्या हो जाता है, क्लोज। सिमिलरली पैराग्राफ हमारा स्टार्ट होता है, इसमें अपना कंटेंट आएगा। अब आपने यहाँ नोटिस किया, मैंने इसको फुल स्टॉप लगाया हुआ है ना, नहीं लगाते तब भी चलता है, बट देखो हर चीज़ का एक मतलब है। यानी कि पैराग्राफ का जिक्र तब आता है जब हम लोग कुछ मल्टी लाइन लिखने की ट्राई करते हैं, यानी कि एक सादा स्टेटमेंट डालते हैं हम लोग, तो हमेशा उसकी लाइन को हमें फुल स्टॉप करना है। हेडिंग को कभी भी हम लोग फुल स्टॉप नहीं करते, है ना, क्योंकि हेडिंग क्या होता है, आपका ओपनर होता है, यानी कि इसके अंदर लोग मेंशन क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं। तो टॉपिक जो भी होगा वो होगा हेडिंग, उसका एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन जो होगा वो होगा पैराग्राफ। क्लियर है। इसी तरह से कुछ टैग ऐसे होते हैं आपके HTML के अंदर जो कभी भी क्लोज नहीं होते। जैसे आप यहाँ देखें क्या लिखा रहा है, नन एंड नन। भाई बी आर जो है वो लाइन को ब्रेक करने के लिए है। अगर मैं यहाँ पर माई फर्स्ट पैराग्राफ के बिटवीन इसको लगा देता हूँ यहाँ पर जाके, तो आप देखिएगा आपका मैटर 2 लाइन में ब्रेक हो गया, है ना। बी आर का मतलब ये होता है प्रैक्टिकली, ये जैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लगाया आपके लिए, ठीक है। तो बी आर ने क्या अपने अंदर कुछ कंटेंट किया जब मैंने लगाया, नहीं ना। क्या मैंने बी आर को क्लोज किया था, नहीं, मेरा काम डायरेक्ट हो गया ना, इसलिए हमने क्या मेंशन किया पर नन। तो टेबल से थोड़ा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। चलिए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इस डिफ से बाहर आएंगे, हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर रहे हैं और लिख रहे हैं नोट सम HTML elements have no content like, जैसे मैंने यूज किया BR, like BR element। These elements ELEMENT are called empty elements। Empty elements do not have an end tag। समझा इसका मतलब। तो बहुत सारे ऐसे टैग आपको मिलने वाले हैं आगे जाके। मान के चलिए कि अगर हम लोग एक नंबर लेते हैं 100, तो 100 में से 5 टैग ऐसे आते हैं जो आपके क्लोज नहीं होते, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ आपने यहाँ समझना है, इधर पीछे क्या चल रहा है भूल जाओ, ठीक है। तो जो आपने यहाँ देख रहे हो, तो जैसे आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो ना, जैसे एग्जांपल के लिए एक ये वेबसाइट है, ठीक है। हम लोग फ्रंट एंड पर देखते हैं, बड़ा सिंपल सी चीज़ें दिख रही होती हैं, बट जब हम लोग इसके पीछे जाते हैं कोडिंग के अंदर, तो ये कहानी लिखी हुई है इसके पीछे, जिससे बन के तैयार हुई है। चलते जाओ, बहुत कुछ है, चलते जाइए। उतना पेज बनाने के लिए इतना लिखना पड़ता है। चलते जा रहे हैं ना भाई, अब जाके एंड हुआ, तो यहाँ पर 2800
शायद सिर्फ इतना ही होगा, नहीं, पहले पेज को बनाने के लिए और भी बहुत कुछ यूज़ हुआ है। जैसे कि बहुत सारी इसमें फाइल्स मिलेंगी आपको डॉट सी एस एस। अब सी एस एस की अलग लिखी गई है इतनी लाइन्स के अंदर। एक छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे हमारे पास टोटल 9 लाइब्रेरी इसके अंदर लगी हुई हैं। जब इन सबको खोलेंगे, देख रहे हैं, ठीक है, फिर इस पर आइए और ढूंढते हैं, और भी होंगी, ठीक है। इसी तरह से फिर जावास्क्रिप्ट लिखी गई होगी, तो हम लिखेंगे डॉट जे एस। तो 22 लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की है इसके अंदर। सो जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे, ये पूरी जावास्क्रिप्ट है। और इसमें तो कुछ पढ़ने ही नहीं पड़ेगा तुम्हें, एचटीएमएल तो फिर भी समझ में आता है ये क्या है, ठीक है। सब कुछ अलग है एकदम, बिल्कुल डिफरेंट। बट कोई बात नहीं, आज हमारा डे 1 है, तो धीरे धीरे हमारा लेवल अप होगा, तो आपको चीज़ें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी। तो पहली चीज़ ये कि जैसे हमने पहला ये पेज देखा, देखने में बड़ा स्टाइलिश सा लग रहा है, सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है, देखने पर नहीं लगता इसके लिए इतनी कहानी लिखी गई होगी इसके पीछे, बट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है भाई इतना सारा कोड यहाँ पर लिखा गया है इसके लिए चलाने के लिए। तो कोड जब हम लोग करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ना रिपीटेटिव होती हैं। अगर आप डायरेक्ट देखो तो आपको लगे भाई पता नहीं कितना लिखना होगा, लेकिन जब आप खुद से इसको लिख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा भाई इतना तो कुछ करना ही नहीं है। तो जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखिए, हमने इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, तो यहाँ टेबल में तो बहुत छोटा सा दिख रहा है ना, बट खाली टेबल बनाने के लिए तो मुझे इतना लिखना पड़ा ना यहाँ पर, तो जाके वहाँ पर टेबल प्रोड्यूस हुए। तो इसलिए धीरे धीरे आप लोग सब सीख जाओगे, समझ जाओगे कैसे चीज़ें काम करती हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि इस HTML यानी कि जो आपका कोडिंग वाला फेज़ है, ये इतना अमेजिंग फेज़ है आपका कि जिससे लोग जनरली घबरा के छोड़ देते हैं। ऐसा समझो स्कूल टाइम में मैथ किसी का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं होता, किसी का साइंस इंटरेस्टिंग नहीं होता, ठीक है, वो कहता है यार साइंस बड़ा टफ होता है, मैं तो आर्ट्स में जाऊँगा, साइंस को बंद करूँ। तो यानी कि किसी चीज़ को बिना एक्सपीरियंस किए डिसीजन नहीं लेना है। मैं बोल रहा हूँ कोडिंग बहुत ईजी है, इवन UI UX से भी ज़्यादा ईजी कोडिंग का पार्ट होता है। जब आप सीख जाओगे आप उस दिन खुद कहोगे कि नहीं कोडिंग वाला ज़्यादा बड़े वेब डिज़ाइनर बनते हैं, छोड़ो UI UX, ठीक है, ये रियलिटी है। बट सबका अपना एक अलग एडवांटेज है, क्योंकि एक बढ़िया कामयाब वेब डिज़ाइनर बनना है तो UI UX की नॉलेज होना ज़रूरी है, और UI UX अच्छा बनाना है तो वेब डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। इसीलिए आप में से काफ़ी लोगों को ना डिज़ाइन के 2 सॉफ्टवेयर पढ़ाने के बाद सीधे डाला गया कोडिंग के अंदर, और फिर कोडिंग से फिर आप जाएंगे डिज़ाइनिंग के अंदर। डायरेक्ट डिज़ाइनिंग सीख लोगे तो भी आप गड़बड़ करोगे, डायरेक्ट आप कोडिंग कर लोगे तो भी आप गड़बड़। तो बेसिक्स हमें ये क्लियर करना है। फोटोशॉप हमें आ गया, एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमें ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ग्राफिक्स का काम आप कहाँ से चला लेंगे, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर से। वहाँ से आप ग्राफिक्स लाएंगे, आप अपनी कोडिंग का काम करना सीख जाएंगे, कोडिंग में क्या क्या बना सकते हैं, फिर आप डिज़ाइनिंग वही चीज़ें बनाओगे। ये नहीं कि आप कुछ भी बना लिया डिज़ाइनिंग के अंदर और दे दिया डेवलपर को उठा के, बेचारा वो परेशान सर पीट रहा है पकड़ के, क्या बना के दे दिया मुझे, ये तो नहीं बनेगा। अब आपस में बहस चल रही है कि भाई ये बनाने से बचना चाह रहा है या क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइनर का फॉल्ट है। आप कुछ भी ऐसा एज्यूम मत कर लो कि कोडिंग में कुछ भी पॉसिबल है। कोडिंग के अंदर कुछ पहले से प्री डिफाइंड टैग्स है, ये तो समझ में आ गया ना, हम वही करा सकते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा नहीं हम अपने घर से कुछ भी कर लेंगे यहाँ पर। तो इसलिए वेब डिज़ाइनिंग के अंदर पहले सीखो, फिर डिज़ाइनिंग करो, फिर आप आगे अपना वर्क किसी वेब डिज़ाइनर को हैंड ओवर करोगे। देखो बहुत क्लियर है, आप लोग UI UX का कोर्स कर रहे हो, आप या तो वेब डिज़ाइनर ही बनोगे या फिर आप UI UX डिज़ाइनर ही बनोगे। अब बात करते हैं जॉब हमारी स्टार्टिंग अगर UI UX में होगी तो किस में होगी, तो आप पहले UI डिज़ाइनर बनोगे, आप UX डिज़ाइनर भी नहीं बनोगे, क्योंकि UX का रोल होता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर्सन का, यानी कि जिसके पास काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपीरियंस होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का होगा, ठीक है। तो वो अपना जो भी एक कंक्लूजन निकालेगा वो देगा UI डिज़ाइनर को, और UI डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन में फॉर्म करके उसको दे देगा वेबसाइट डिज़ाइनर को, वेबसाइट डिज़ाइनर उसका लुक एंड फील बना के दे देगा वेब डेवलपर को, और डेवलपर वो सारा काम करने के बाद हैंड ओवर करेगा SEO एक्सपर्ट को, और SEO एक्सपर्ट अपना वर्क हैंड ओवर करता है डिजिटल मार्केटर को। तो रोड में समझ में आया, ये फ्लो है, 1 बाय 1 सभी लोग काम करेंगे। सो एक प्रोजेक्ट में 10 लोगों का अपना अलग अलग रोल होता है, ठीक है। ये नहीं कि आप सोचें कि स्क्रैच से लेके एंड तक मैं ही बना लूँगा, वो तब होगा जब आपके पास मेरे जैसे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो जाए, कम से कम 5 से 6 साल, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में इस चीज़ को करने में बहुत कम टाइम लगता है, पहले के टाइम में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था चीज़ों को करने के लिए। लेकिन जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे आप अपने आप से कमिटमेंट करना है कि मुझे उसको कंप्लीट करना ही है, बीच में नहीं छोड़ देना है कि पता चला आज हमने ये थोड़ा सा पार्ट चला है, चलो उसको कल करेंगे, कल तब कुछ और दिमाग को आएगा आप ये वाला बनाते हैं। ऐसे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो नहीं बन पाएगा, आप हर चीज़ अधूरी छोड़ के चले जाओगे। एक चीज़ पकड़ना है, उसको फिनिश तक लेके जाना है, तब तक नहीं छोड़ना जब तक खत्म ना हो जाए।
ठीक है, और कम टाइम के अंदर टारगेट बनाना, विद इन वीक मेरे को ये प्रोजेक्ट खत्म करना है, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। ठीक है, तो थ्योरी का हमारा यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर वेब ब्राउजर्स की। तो जैसे अभी हमने बी आर टैग पढ़ा था, ऐसी एच आर टैग आया यहाँ पर। एच आर क्या करते हैं, लाइन प्रोड्यूस करते हैं नीचे, देखो इस तरह से, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, बट हम पढ़ेंगे ये सब चीज़ें आगे चलिए, अभी जस्ट थ्योरी के पॉइंट से हम लोग सीख रहे हैं। वेब ब्राउजर्स, द पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउजर्स, ब्राउजर कौन कौन से थे, लाइक क्रोम, ठीक है, एज, क्रोम होता है आपका गूगल का, एज होता है अपना माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, फायरफॉक्स ये अपना मोजिला कंपनी का होता है, और क्या होता है एप्पल का सफारी, ठीक है, और फिर आउटडेटेड हो गया, बंद हो गया, उसको कोई यूज़ नहीं करता, तो भूल जाओ। इज टू रीड HTML documents and display them correctly. So HTML क्या है, ब्राउज़र की एक नेटिव लैंग्वेज है। जब आप कोई कोड लिख के ब्राउज़र को देते हो तो ब्राउज़र उसको अंडरस्टैंड नहीं करता और उसका आपको प्लेन में दिखा देता है। ठीक है, कि भाई हमने जैसे हम टेबल के लिए कोड लिखा था, उसने क्या करा, मेरे को उसको अंडरस्टैंड करके टेबल बना के दे दिया, है ना। तो ये काम ब्राउज़र के अंदर हो रहा है सारा कुछ। तो ब्राउज़र के अंदर क्या होता है, अपना खुद का एक इंजन होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है। जैसे हम लोग गेमिंग पर देखते हैं ना, गेमिंग में आपके रियल इंजन, इन्फिनिटी, अनरियल, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन आते हैं। सिमिलरली ब्राउज़र के अंदर भी अपने इंजन होते हैं जिसका नेम होता है गेको, GECKO, गेको। गेको इंजन का बेसिकली यूज़ करता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ये इतना लाइटिंग फास्ट होता है कि आपने यहाँ पर कंट्रोल एस किया, यहाँ के रिलोड किया, फट से डेटा आ जाता है। हमें लगता है जैसे कि सीधा सीधा आ गया, बट एक प्रोसेसिंग हुई। बट ये प्रोसेसिंग के लिए इतनी अल्ट्रा फास्ट होती है, आप कभी देख नहीं पाओगे, डेटा को प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसके बारे में। अ ब्राउज़र does not display the HTML tags but uses them to determine how to display the document. तो आप मुझे बताओ, क्या हमें पूरे पेज में कहीं पर कोई टैग दिखाई दे रहा है? हमने जितने भी एलिमेंट्स यूज़ किए, अगर मैंने कहीं पर दिखाने की कोशिश की तो मैंने उसको कोड करके लिखा, तब जाकर आपको विजिबल हुआ वो। अदरवाइज आपको कोई भी टैग नहीं दिख रहा है। जैसे हमने ये हेडिंग बनाया, मुझे नहीं पता हमने क्या लिखा उसके पीछे का कोड, बट हमें यहाँ पर दिख रहा है। सो क्या करता है ब्राउज़र, आपके HTML टैग को अंडरस्टैंड करता है और उससे क्या प्रोसेस होकर निकला वो आपको आउटपुट दे देता है। ठीक है, ये काम है आपके ब्राउज़र का। अब HTML पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग उसकी बात करेंगे। HTML पेज स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं इस काम के लिए भी। हम लिखते हैं यहाँ पर VS5 टेबल डिफ़ॉल्ट। यहाँ से फालतू की सारी चीज़ हटाएंगे हम। और यहाँ पर हम जाके डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा HTML, जो मेन टेबल हमारी बनती है, ठीक है। और यहाँ से इसको हम लोग प्राइमरी को हटा देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या था हमारा
HTML, HTML के अंदर हमारा क्या होता है, हेड, ठीक है। HTML हमारा क्या आएगा, हेड। और इसको अगर हम लोग समझें तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ऐसे, बॉर्डर एंड बॉर्डर। तो मेन टेबल, उसके अंदर हमारा HTML, और यहाँ से हम लोग टेबल बॉर्डर को निकाल देते हैं। यहाँ लिखते हैं बॉर्डर। तो HTML के अंदर हमारा आया हेड, और हेड के अंदर हमारा क्या होता है, टाइटल। यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, पेज टाइटल एंड टाइटल क्लोज, ठीक है, हेड। और इसको आपने यहाँ से प्रॉपर्टी दे देनी है क्लास बॉर्डर, ठीक है। और इसका कर देंगे आप W100, तो ये 100% हो गया। इस तरह से बनाओ। तो हेड के अंदर है हमारा टाइटल। नेक्स्ट, फिर हमारा कौन सा पार्ट आता है, बॉडी। कॉपी करेंगे इस पार्ट को, नीचे पेस्ट करेंगे, और यहाँ जाके हम लोग मेंशन करेंगे बॉडी एरिया। अब बॉडी के अंदर हमारे फिर कुछ माइक्रो लेवल हो सकते हैं, जैसे कि हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। दिस इज अ हेडिंग, पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हेडिंग के लिए H, यहाँ पर P, करेक्ट करेंगे, इसको रिलोड करेंगे। तो ये वाले पार्ट भी हमारे तरीके से हाईलाइट हो, तो उसके लिए आप जाके यहाँ पर चाहे तो बॉर्डर का कोड कर सकते हैं कि इस पर बॉर्डर एक्टिवेट हो जाए। और इन सब के बाद में क्या होगा, बॉडी हमारा क्लोज। तो यहाँ से हम लोग इसके बाद में क्या लिखेंगे, बॉडी टर्मिनेट। तो बॉडी ने अपने अंदर ये सारा मैसेज कंटेन किया हुआ है, ठीक है। टाइटल आपका यहाँ पर आ गया, हमने हेड को क्लोज नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पर हेड की क्लोजिंग भी करेंगे। इसके बाद इस तरह से ये अपना हेड क्लोज हुआ, ठीक है। तो मेन HTML हमारा बॉडी के जस्ट बाद में आके यहाँ पर क्लोज होगा बिल्कुल। ये TR अपना यहाँ से स्टार्ट हुआ, लास्ट में जाके आप अगेन TR मेंशन करेंगे, TD मेंशन करेंगे, और HTML क्लोज करेंगे। तो बाहर का स्ट्रक्चर समझे। और ये TR अपना सही जगह पर आ गया, TD, और ये अपना पार्ट क्लोज। तो मेन HTML, देन हमारा हेड पार्ट जिसके अंदर आपका ये पार्ट रहेगा, देन आपका आता है बॉडी पार्ट। और ये हमारा राइट में क्यों जा रहा है, इसको जरा हमें चेक करके आना पड़ेगा। हमने टाइटल मेंशन किया था, टाइटल W100, हेड, ठीक है। और इस वाले पार्ट को बनाने के लिए W100, ठीक है। और ये पार्ट हमारा इतना गैप के साथ आ रहा है, इसको जरा फिक्स करो। बॉडी अपना यहाँ क्लोज हुआ है, इसका हमारा TR यहाँ क्लोज हुआ है, फर्स्ट TR, सेकंड TR, थर्ड TR एंड
fourth T. TD stand for table description and TR stand for table row. ठीक है, तो पेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहने वाला है अपना। तो मैं इसके लिए ये पार्ट हमारा हो गया, यहाँ जाके डिफाइन करते हैं इस डिव के बाद। ये अपना डिव यहाँ क्लोज हो रहा है। देखिए ये पैराग्राफ स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग का यूज़ हम लोग करते हैं बोल्ड करने के लिए, और यहाँ हम लोग मेंशन करें द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन %LT %GT section will be displayed in a browser. The content inside the title will be shown in the browser टाइटल या टैब बार। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, टाइटल हमेशा कहाँ पर दिखाई देगा, टाइटल बार में या पेज टैब। अब बात करते हैं HTML हिस्ट्री के बारे में। Since the early days of the World Wide Web, आज जब भी कोई वेबसाइट चलाते हैं आगे क्या लिखते हैं, www, है ना, तो वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये WWW की ये फुल फॉर्म होती है। There have been many versions of HTML. So काफ़ी सारे वर्जन्स हमारे उस टाइम से लेकर अब तक आ चुके हैं। इसको हम लोग एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ बनाएंगे VS5 टेबल डिफ़ॉल्ट, और यहाँ से हाँ हाँ सो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ईयर एंड सेकंड कॉलम रहेगा अपना वर्जन, राइट। सो इन दिस सेक्शन वी कैन सेट, सो अपना HTML का जो बिगिनिंग हुआ था वो हुआ था ईयर 1989, और इसको इंट्रोड्यूस किया था टिम बर्नर ली। इन्वेंटेड www। तो देख रहे हैं कितना पुराना है, 1989। ठीक है, फिर आपका ईयर आता है 1991। इन्होंने यहाँ पर इन्वेंट किया HTML। तो पहले आया www, देन उसके लिए स्टैंडर्ड्स लिखने के लिए हमने बनाया HTML। देन इसका फिर थर्ड फेज हम यहाँ देखेंगे इन ईयर 1993। एक पर्सन आए, उन्होंने लिखा है इसके बारे में, डेव रैगेट। ड्राफ्टेड HTML+, यानी कि उन्होंने इसके वर्जन को क्या करा और इम्प्रूव किया यहाँ पर लाके। नेक्स्ट 1995 HTML वर्किंग ग्रुप डिफाइन HTML 2.2।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वर्जन 2 जो था वो 1995 में आया। सो फर्स्ट जो हमारा वर्जन बना वो था 1, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने इसको 1 प्लस किया और यहाँ पर 2.0 अपना जाके इंट्रोड्यूस हुआ। फिर हम लोग डायरेक्ट 1997 यहाँ से बेसिकली इंट्रोड्यूस आपका W3C। W3C स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। जितने भी आपके रूल्स हैं, लॉज हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब इन्हीं के पास राइट्स हैं कि क्या अपडेट्स आने हैं, क्या डेप्रिकेट करना है, क्या एड ऑन करना है। तो W3C रिकमेंडेशन HTML 3.2 और मोस्ट स्टेबल या स्टेबलाइज वर्जन जो आया था आपका वो था ईयर 1990 और यहाँ पर हमारा वर्जन इंट्रोड्यूस है HTML 4.01। तो इस तरह से हमारी रही है जर्नी इसकी। नेक्स्ट फिर इसके अपडेट्स आए हैं आपके, जिसमें HTML नहीं आया, फिर आपका इंट्रोड्यूस है XHTML। इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML में XML लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और ये था ईयर आपका 2000। क्योंकि HTML के साथ प्रॉब्लम ये था कि अलग अलग ब्राउज़र में इसका अलग अलग आउटपुट होता था। XHTML हमें काफ़ी हद तक सभी ब्राउज़र पर सिमिलर आउटपुट देता था। तो यहाँ पर ये था XHTML 1. ठीक है। नेक्स्ट इन 2008 यहाँ पर हमारा इंट्रोड्यूस हुआ वॉट टैग, वॉट WG HTML5 फर्स्ट पब्लिक ड्राफ्ट। सो HTML5 का जो बीटा फेज हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था वो इंट्रोड्यूस था ईयर 2008 में। अब 2008 से लेके 2012 तक की जो हमारी जर्नी रही है ना, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने लोगों ने फेस किया है। क्योंकि ऑफिशियली अगर देखा जाए, एक वेबसाइट में आपको लेके चलता हूँ, W3C वैलिडेटर, ये एक साइट है अपने पास। इस साइट पर हम जब काम करते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी वेबसाइट का URL यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हैं आपकी वेबसाइट में कहीं कोई एरर तो नहीं है या आपकी कोड में कोई एरर तो नहीं है, वो लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे HTML के नंबर जितने भी वर्जन्स हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे 5 का आगे क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंट। 5 अभी भी कंप्लीटली लॉन्च हुआ नहीं है, अभी भी इसके अंदर वर्किंग चल रही है। जब तक 5 का पूरा काम ना हो जाए तब तक वर्जन 6 नहीं आएगा। सभी 5 में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। हम ईयर 2024 में आके उस लेवल पर आए हैं, ब्रेक इवन पर आए हैं कि आज की डेट में आपकी वेबसाइट सभी ब्राउज़र में एक जैसी दिखाई देती है। यानी कि आज आप एज में चलाओ, सफारी में चलाएं, क्रोम में चलाएं, फायरफॉक्स में चलाएं, चारों में आपको आउटपुट सिमिलर मिलेगा। बट ऐसा नहीं कि 100%, कुछ हद तक। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर में सफारी इंस्टॉल कर लेते हैं डेस्कटॉप में, क्योंकि मेरे पता सफारी एप्पल का प्रोडक्ट है, तो आपका वो एप्पल में सही काम करता है, आपके विंडो में चल जाता है, लेकिन काम वो वैसा नहीं देगा। अब हुआ क्या कि मान लो आपने कोई फॉर्म बनाया या आपने कोई बूटस्ट्रैप में अपना कोई डिज़ाइन बनाया, तो वो आपका सफारी विंडो वाला काम नहीं करेगा। और सोचो कोई बंदा है जो यूज टू हो गया विंडो के अंदर सफारी चलाने में, अब वो किसी भी वेबसाइट को चलाएगा वो खराब है नहीं है उसके अंदर, क्यों? क्योंकि सफारी सपोर्ट ही नहीं करता विंडो के अंदर HTML को ठीक से। समझ रहे आप? तो पहली चीज़ तो ये कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना कि जो एक डिफरेंट OS का पार्ट है और हम लोग अपने OS में उसको ट्राई कर रहे हैं। दूसरा, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाए तो उसको क्रॉस ब्राउज़र जरूर चला के देखें, इन 4 ब्राउज़र्स के ऊपर क्या ये सही काम करता है कि नहीं। पता चला आपने टेस्टिंग किया, क्रोम के हम लोग एडिक्टेड हैं, क्रोम पे चलाया, देखा ठीक है, बंद कर दिया, और हो सकता है कि वो आपका आउटपुट किसी दूसरे ब्राउज़र में गड़बड़ा रहा हो। तो बहुत सारे जो एरर्स आते हैं वेबसाइट लाइव जाने का, तो यही होते हैं। जब आप जॉब पर जाते हो आपको पूछा जाता है आपको क्रॉस ब्राउज़र वैलिडेशन आता है, तो कैंडिडेट वहाँ पर पहली बात तो क्वेश्चन को ही नहीं अंडरस्टैंड कर पाता, इसने बोला कि आपसे वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं क्या आप जो वेबसाइट बनाते हैं वो सभी वेब ब्राउज़र पर सही से काम करती है कि नहीं। अगर वो सही काम कर रही है तो ठीक है, आप इन हो, अदरवाइज आप वहीं से आउट हो, पहले स्टेप के अंदर।
सो मेक श्योर करें कि जैसे हम लोग यूआई सीखते हैं ना, तो उसमें हमारा थर्ड फेज आता है विच इज़ टेस्टिंग. लेवल 1 इज़ यूएक्स, लेवल 2 इज़ यूआई, लेवल 3 इज़ टेस्टिंग. अगर आपने अपना डिज़ाइन बनाने के बाद उसको टेस्ट नहीं किया सभी डिवाइसेस के ऊपर, तो यानी कि आपका डिज़ाइन गलत है. ठीक है, क्योंकि आपने जब उसको चेक ही नहीं किया होगा तो एक प्रॉब्लम आएगी. जैसे एग्जांपल के लिए आज मॉर्निंग में हम लोग कर रहे थे फिग्मा, ओपन करते हैं. और इसके अंदर हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है. सो अभी हम लोग यहाँ पर अपना एक प्रोडक्ट देख रहे हैं कि जो डेस्कटॉप मोड में बढ़िया से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम यहाँ पर इसको टैबलेट मोड में चेक करें, जो कि है iPad Pro 12.9 इंच. परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं. बट जब हमने अपना डिज़ाइन टेस्ट किया iPad mini 8.3, सो हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिला. हमारा मैटर ओवरलैप हो गया. ठीक है, बट अगर मैं अपना डिवाइस रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, यही iPad जो हम लोग 3 देख रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ से लैंडस्केप कर दूँ बनाते वक्त, क्या करेंगे, यहाँ से चूज़ करेंगे एक फ्रेम, और हम यहाँ से चूज़ कर रहे हैं iPad 8.3, और उसको हमने चूज़ किया लैंडस्केप मोड में. सो जब हम अपना डिज़ाइन सिस्टम इसके अंदर कॉल कर रहे हैं फॉर टेस्टिंग, तो हम ये चेक करेंगे, मेक श्योर करेंगे क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को यहाँ से, जैसे ये हमारा एक डिज़ाइन पार्ट है, हम इसको ऐसा करेंगे कि भाई ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर आके डिज़ाइन फिट हो जाए. हमने किया कॉपी, और यहाँ हमने जाके इसको कर देना है कॉल. तो आप देख सकते हैं विड्थ ऑटोमेटिकली सेट हो गया. आप यहाँ देखिए इसकी विड्थ कितनी है, 1133, और यहाँ पर विड्थ कितना है, 1145. मैटर ऑटोमेटिकली स्केल डाउन हो. ठीक है, प्लस यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. अगर हम लोग फ्रेम को पकड़ के इस तरह से देख रहे हैं, तो काम सही कर रहे हैं. तो ऐसे हमें चीज़ों की टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है. दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग. पता चला हमने एक फ्रेम लिया और बनाते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है जी, और जब किसी एंड यूज़र ने आपका डिज़ाइन खोल दिया किसी डिफरेंट डिवाइस के अंदर, आपका डिज़ाइन सही से वहाँ पे काम ही नहीं किया. ठीक है, यानी कि आपने अपने डिज़ाइन को वेल टेस्ट ही नहीं किया. सारी प्रॉब्लम ये हुई है. तो आपका जब जो भी आप डिज़ाइन बनाएं, जैसे हम लोग यहाँ पर पूरा फ्लिपकार्ट का रेफरेंस लेके चीज़ों को बना रहे हैं, ठीक है, फॉर टेस्टिंग पर्पज, इसकी भी रिस्पॉन्सिव काम करता कैसे है, आपका कलर बोर्ड होता है क्या है, ठीक है, हर एक चीज़. तो ये करना बहुत ज़रूरी है. इसमें हर एक चीज़ बनी हुई है. सिर्फ ये वाला पार्ट बनाने का मेरे पास टाइम था नहीं, तो हमने इसको एज ए इमेज यूज़ किया हुआ है. बट इसके लिए भी हमने यहाँ पर एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर हम लोग चाहें कि यहाँ पर आके ये जो बेजेस हमारे कट रहे हैं या रिस्पॉन्सिव हो जाएं, सो हम यहाँ पर इस पार्ट को भी हैंडल कर सकते हैं. आपने इसको जाके बोलना है फिल कंटेनर, तो देख सकते हैं एडजस्ट हो गया हमारा इसके अंदर. बट बीच का गटर स्पेस हमारा डिस्टर्ब है, इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा. तो हमने एक आज जो एक सिस्टम बनाया, उसने ये सेट किया कि भाई अगर कोई फ्रेम को रिसाइज करता है या बड़ा करता है, तो एक लिमिट तक ही छोटा बड़ा होगा. उससे ऊपर ना तो यूज़र उसको बड़ा कर सकता है, ना ही छोटा कर सकता है. सिमिलरली यहाँ पर भी, ठीक है, ये जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं, आप जैसे ही अपना फ्रेम मूव करेंगे, मैटर हमारा देखिए वहाँ से इधर आना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर. तो यही होती है आपकी टेस्टिंग्स वगैरह. ठीक है, हम करेंगे, यहाँ आएंगे, इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे करेक्ट. टेबल प्राइमरी को हम लोग करेंगे स्ट्रक्ट टेबल 4. तो 2008 हमारा वॉट WG HTML5 फर्स्ट पब्लिक ड्राफ्ट. देन 2008 के बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 2012. और यहाँ से हमारे कुछ लिविंग स्टैंडर्ड आए. और 14 जब हमारा स्टार्ट हुआ, तो W3C जो है उसने एक गाइडलाइन जारी किया कि भाई आगे से जो भी वेबसाइट बनेगी वो HTML5 में होगी. W3C रिकमेंडेशन HTML5.
यानी कि 2014 से पहले पहले सभी लोग जब वेबसाइट बना रहे थे, ऐसा नहीं कि 14 में सबने एकदम बनाना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने तब भी बहुत लेट तक जाके काम किया, लेकिन क्या हुआ कि नए ब्राउजर्स के ऊपर आपका पुराना कोड रेंडर होना बंद हो गया, दिक्कत आनी स्टार्ट हुई, तो लोगों के लिए मजबूरी बनी कि भाई अब हमें 5 में स्विच करना है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से 15 के बाद डायरेक्ट 16 2 ईयर का जंप। W3C कैंडिडेट रिकमेंडेशन कि भाई HTML का एक स्टेबलाइज वर्जन निकालो विच इज़ 5.1। प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे टैग्स होते सही से रेंडर नहीं हो रहे थे 5 के, किसी में कुछ आ रहा है किसी में कुछ आ रहा है, तो ये एक बग फिक्स किया गया 2016 में। और फिर 17 आते आते 2 अपडेट और निकाले गए इसके, जो था आपका HTML 5.1 सेकेंड एडिशन। और एक फाइनल वर्जन हमारा निकला HTML 5.2 के नाम से। सो अब आप समझ गए हम लोग कौन से ईयर का पढ़ रहे हैं, 2017 का लास्ट जो हमारा अपडेट आया हुआ है। 17 के बाद से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ नया कि इसमें कुछ नया आया हो। तो बिगनिंग जो हम लोग देख रहे हैं वो है 1991 में जब हमारा इन्वेंट हुआ HTML, 89 में इन्वेंट हुआ www, उसके बाद से आपके ईयर बाई ईयर आपके अपडेट्स आते गए और 17 हमारा लास्ट अपडेट रहा है। ये है आपकी जर्नी HTML 5 तक की, ठीक है। सो अब आप में से काफ़ी लोगों का शायद मॉर्न एंड बॉटम इस ईयर में होगा, है ना, 2000 या 2000 के बाद का, ऐसे ही ना। तो यानी कि सोचो कि आप लेटेस्ट वाले में हुए, यानी कि HTML 4 के बाद, ठीक है। तो क्लियर हुआ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हमें कोडिंग पर ध्यान नहीं देना है, हमारा आज का जो मेन है एजेंडा वो ये है कि हम लोग इस पर ध्यान दें, ये वाला पार्ट, ठीक है। और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना हमने, ठीक है। आज के लिए हम हर एक चीज़ को, हाँ ग्रुप पे नहीं आएगा, आपको लाइव लिंक मिलेगा इसका, वहाँ से आप देखेंगे इसको। आपको जो भी क्लास का वर्क मिलेगा, देखो मेरे सभी बैच ऐसे ऑनलाइन होते हैं, उसके बाद आपको ड्राइव का अपना लिंक मिल जाएगा। मान लो कल को कंप्यूटर आपका गलती से फॉर्मेट हो गया, करप्ट हो गया, तो डेटा लाइव आपको वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। जब भी फ्यूचर में आपको डाउनलोड करना हो, हर एक बैच का डेटा मंथ वाइज किस मंथ में क्या पढ़ा हमने अवेलेबल रहता है। सो अगले 6 से 7 महीने आप मेरे पास पढ़ने वाले हो, ठीक है। मिनिमम इतना टाइम लगेगा, मिनिमम, अप टू भी जा सकता है बट मिनिमम इतना टाइम तो लगेगा। मेरा वाला अलग है, फिर आप लोगों का डिफरेंट होता है।